नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जेके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो पशु परिचर भर्ती है पार्ट बी, उसकी निशुल्क क्लासेस स्टार्ट की रखी है अपन ने। और इसमें आज का अपनी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 रहने वाली है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान। तो साथियों, जो कृत्रिम गर्भाधान टॉपिक है उससे रिलेटेड जो हैंड रिटन नोट्स है उन सभी टॉपिक, यहाँ जितनी भी विधियां आती हैं कृत्रिम गर्भाधान की, प्रथम कहाँ पे किया गया था, ठीक है, विश्व में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था या कौन से साइंटिस्ट थे, उन सभी प्रकार की जानकारी को अपन यहाँ पूरा करेंगे। और एक हैंड रिटन नोट्स है साथियों। अगर ये कंटेंट अगर आपको बेहतर लगता है तो क्लास होने के बाद में आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज भी कर सकते हो कि सर इसकी पीडीएफ, तो मैं इसकी आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो साथियों, एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दें। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट बी की निःशुल्क क्लासेज चाहिए, तो आप उन सभी लोगों तक शेयर जरूर कर सकते हैं साथियों। अब बात करें अपन, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कृत्रिम गर्भाधान साथियों। क्या है? कृत्रिम गर्भाधान टॉपिक है, जिसमें अपन देखेंगे, एक मिनट अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं कृत्रिम गर्भाधान में। और इसके साथ ही साथियों शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बी पार्ट के बहुत सारे ही क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं। बी पार्ट के कई क्वेश्चनों को साथियों मैंने करवाया है। तो देखो, यहाँ अपन देख लेते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है साथियों कृत्रिम गर्भाधान। कौन सा है? कृत्रिम गर्भाधान, ये अपना टॉपिक है साथियों। जिसमें बात करें, पॉइंट नंबर पहला है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1777 ईस्वी में लाफार्ज सेलेनोलॉजी द्वारा किया गया था। तो ये वैज्ञानिक का नाम दे रखा है, स्पेलजोली के द्वारा किया गया था, है ना। तो यहाँ देखें तो इनका नाम है लाफार्ज, इनका नाम है लाफार्ज स्पेलजोली। इनके द्वारा विश्व में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। और भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था? तो ये किया गया था 1939 में। कब किया गया था साथियों? 1939 ईस्वी में। और विश्व के अंदर पूछे तो 1777 ईस्वी में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये भारतीय है, डॉक्टर संपत कुमार। तो डॉक्टर संपत कुमार मैसूर डेयरी फार्म जो कर्नाटक है उससे रिलेटेड है, वहां के हेड थे। तो बात करें, यानी वहां पे इनको करवाया था। तो विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1777 ईस्वी में। डेट याद रखनी, कब? 1777 ईस्वी। भारत में 1939 में। भारत में 1939। विश्व में है लाफार्ज, नाम याद रखना आपको, लाफार्ज, ठीक है, लाफार्ज स्पेलजोली। और भारत की बात करें, डॉक्टर संपत कुमार, जिनका संबंध किस इंस्टीट्यूट से था या किस डेयरी फार्म से था? तो मैसूर डेयरी फार्म कर्नाटक से था साथियों। इसके बाद देखें कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है अपना कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, ठीक है। तो प्रथम बफेलो कॉफ का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे? इलाहाबाद कृषि संस्थान जो यूपी के अंतर्गत है। प्रथम बफेलो कॉफ है ना, बफेलो यानी भैंस। तो गर्भाधान के द्वारा भारत में प्रथम बफेलो कॉफ का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कहाँ पे करवाया गया था? तो इलाहाबाद कृषि संस्थान यूपी के अंतर्गत। फिर बात करें भेड़ का प्रथम क्लोन, तो भेड़ का प्रथम क्लोन था वो डोली है। कौन सा है? डोली है। तो भेड़ का जो प्रथम क्लोन, देखो क्लोन के द्वारा पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ठीक है। भेड़ का प्रथम क्लोन डोली है, स्कॉटलैंड में जुलाई 1996 के अंतर्गत। कब? जुलाई 1996 के अंतर्गत, 1996 जुलाई में किया गया था, ठीक है। जुलाई 1996 में किया था, स्कॉटलैंड, डोली। तो उस क्लोन वाली प्रथम भेड़ का नाम याद रखना है, डोली क्या है? क्लोन वाली प्रथम भेड़ है, ठीक है। और बफेलो कॉफ 1986 में। भैंस का प्रथम क्लोन, भैंस का प्रथम क्लोन, ठीक है, 7 डे में मृत्यु हो गई थी उसके द्वारा, 7 दिन में। तो 2009 के आसपास किया गया था। ये कब किया गया? तो 2009 में। तो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, देखो अपन यहाँ वापस रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ हमने पढ़ा, अपना जो टॉपिक था साथी वो है कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1777 ईस्वी में कब किया गया था? तो साथी
77 ईस्वी में किया गया था, लाफार्ज के द्वारा करवाया गया था। भारत में डॉक्टर संपत कुराना के या डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा मैसूर डेयरी फार्म कर्नाटक से संबंधित, और ये है डेट याद रखना, ये दोनों, ये 1939 में। फिर बात करें कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा बफेलो कॉफ का जो जन्म हुआ प्रथम, वो कब हुआ, तो भारत की बात कर रहे हैं अपन यहाँ से, तो ये हुआ था 1946 में। 1946 में इलाहाबाद कृषि संस्थान यूपी के तहत। फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है भेड़ का प्रथम क्लोन। तो साथियों जो भेड़ का प्रथम क्लोन था उसकी अगर बात करें अपन, तो वो डोली है। कौन सी भेड़ है? डोली भेड़ है, स्कॉटलैंड में, जुलाई 1996 में, डोली याद रखना। भैंस का प्रथम क्लोन की बात करें, फिर बात करें साथियों भैंस का प्रथम क्लोन, तो भैंस का जो प्रथम क्लोन किया करवाया गया था, ये सामान्य जानकारी है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हमें जो विधिया है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कौन कौन जो विधिया रहेगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये सामान्य जानकारी, जैसे भैंस का प्रथम क्लोन है, जो 70 डे के अंतर्गत जो भैंस थी क्लोन करवा के बनाई गई थी वो मर गई। इसके बाद वापिस बात करें द्वितीय क्लोन कब करवाया गया, तो 2009 में। इसके बाद बात करें तो गाय का प्रथम क्लोन है, वो जापान के द्वारा करवाया गया था, कागा जापान, जुलाई 1998 में। ठीक है, तो गाय का प्रथम क्लोन करवाया गया था, उसका नाम रखा था क्या? कागा रखा था। क्या रखा था? कागा रखा था। जापान ने करवाया था जुलाई 1998 में। और भैंस का प्रथम क्लोन करवाया गया तो उसका नाम रखा था गरिमा। ठीक है, क्या रखा था? गरिमा। और हमें डोली भेड़ वाला याद रखना है। तो डोली क्या है? भेड़ के जो क्लोन के द्वारा निर्मित यानी संकरित जो भेड़ बनाई गई थी उसका नाम था डोली पेला। ठीक है, भैंस का गरिमा हो जाएगा, गाय का क्या हो जाएगा? कागा। कृत्रिम योनि का उपयुक्त तापमान, ठीक है, गर्भधारण के लिए योनि का जो कृत्रिम योनि का जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो दोनों याद रखना, ये फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, और 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, ये है सेल्सियस में। तो 39 डिग्री सेल्सियस से लेके 41 डिग्री सेल्सियस तक है, ये सेल्सियस में दे रखा है, और 102 डिग्री से लेके 106 डिग्री तक है वो फ़ारेनहाइट में दे रखा है। ये पूरी एक सामान्य जानकारी रही कि विश्व में 1777 के अंतर्गत जो कृत्रिम गर्भाधान हुआ, भारत में जो हुआ विश्व में लाफार्ज के द्वारा, भारत में डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा किया गया, कुमार के द्वारा, जो कि 1939 में हुआ। फिर भैंस की बात करें तो भैंस में था ये गरिमा द्वितीय क्लोन के द्वारा, और भेड़ में है डोली, और गाय का है वो कागा है, और कृत्रिम योनि का तापमान ये रहा। अब इसके रिलेटेड और कुछ सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, फिर अपन वीडियो पे आते हैं साथियों। जिसे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि वीर्य का संरक्षण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है रहेगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट कर लेता हूं, जो इसका तापमान पूछा जा सकता है। वीर्य का संरक्षण, वीर्य का तरल नाइट्रोजन, याद रखना, वीर्य का तरल नाइट्रोजन में संरक्षण है वो कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और अगर वही बात करें तो CO2 में कितने? CO2 में अगर संरक्षण करना है तो -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। तो साथियों ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, दोनों के दोनों तापमान आपको याद रखने हैं कि वीर्य का जो संरक्षण होता है, तरल नाइट्रोजन पूछा जाए तो तापमान कौन सा हो जाएगा? -196 डिग्री सेल्सियस। वही CO2 के अंतर्गत पूछा जाए, अगर CO2 के अंतर्गत आपको इसको संरक्षित करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? -79। इतना कम डिग्री, इतना माइनस में जो तापमान जाएगा तब जाके इस वीर्य का अपन संरक्षण कर पाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की विधियां, अब कृत्रिम गर्भाधान की विधियां आ गई है, ठीक है। ये वीर्य संरक्षण एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट रहा था, और मैंने बताया कि महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक तो ये तरल नाइट्रोजन वाला, और ये जनरल साइंस में भी कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि वीर्य का संरक्षण तरल नाइट्रोजन पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। CO2 में पूछा जाए तो -79 डिग्री सेल्सियस याद रखना है साथियों। इसके बाद हम आ जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान की विधियां साथियों। साथियों अगर अपन बात करें कृत्रिम गर्भाधान की विधियों, ठीक है, अगर कंटेंट बेहतर लग रहा है साथियों तो एक बार सेशन को आप शेयर जरूर कर दें। जो भी साथी तैयारी करें उन सभी तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो साथियों अब अपनी क्लास में आ जाते हैं अपन
कि अपना जो चल रहा है टॉपिक उसमें बात कर लेते हैं, तब तक एक बार आप क्लास शेयर जरूर कर दें साथियों। तो बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो पहली विधि है वो है आपकी वेजाइनल स्पेकुलम विधि। पहली विधि कौन सी है? ठीक है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि कृत्रिम गर्भाधान की विधि है। उसमें देखा जाए कि वेजाइनल स्पेकुलम विधि भेड़ व बकरी में काम, भेड़ व बकरी के अंतर्गत काम की है ये। कृत्रिम गर्भाधान में सीमन को मध्य गर्भाशय ग्रीवा में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये एक तो ये विधि हो गई आपकी कि कृत्रिम गर्भाधान की वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तो सिंपल सी बात है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है किसके अंदर गर्भाधान करवाया जाएगा, तो भेड़ व बकरी के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान जो करवाया जाता है तो सीमन को मध्य गर्भाशय ग्रीवा के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। इस सीमन को कहाँ छोड़ा जाता है ये याद रख सकते हो, ये भी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो ये कि वेजाइनल स्पेकुलम विधि किन पशुओं में उपयुक्त मानी गई है, तो भेड़ व बकरी के अंतर्गत उपयुक्त मानी गई। किसके अंतर्गत? और जो सीमन होता है वो कहाँ छोड़ा जाता है, तो जो मादा है उसके गर्भाशय ग्रीवा के मध्य भाग में छोड़ा जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रहेंगे। वेजाइनल स्पेकुलम विधि भेड़ व बकरी में है, कृत्रिम गर्भाधान में सीमन को मध्य गर्भाशय ग्रीवा के अंतर्गत छोड़ा जाता है साथियों। ये इसकी पहली विधि हो गई। ठीक है, अब साथियों इसकी दूसरी विधि देखते हैं अपन। कृत्रिम गर्भाधान की दूसरी विधि है तो कृत्रिम गर्भाधान की है रेक्टोवेजाइनल विधि। तो ये मुख्य रूप से दो विधियां थी। ठीक है, एक तो अब इसके अंतर्गत और अपन अलग अलग विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेक्टोवेजाइनल विधि है, गुदा योनि विधि है, तो गाय व भैंस में काम आती है। तो दोनों बस इतना याद रखना है आपको, रेक्टोवेजाइनल विधि गाय व भैंस में। रेक्टोवेजाइनल विधि याद रखना था। देखो रेक्टोवेजाइनल है, रेक्टोवेजाइनल यंत्र का नाम है साथियों। रेक्टोवेजाइनल एक यंत्र है, उस यंत्र के द्वारा जो मादा होती है उसके जो गर्भाशय है तो उस पार्ट तक स्पर्म को या शुक्राणु को छोड़ा जाता है। उसका नाम है रेक्टोवेजाइनल यंत्र। उस विधि को कहते हैं रेक्टोवेजाइनल यंत्र, इसलिए इसको गुदा योनि विधि कहते हैं। ये गाय व भैंस में काम आती है। किसमें? गाय व भैंस में। तो इससे पहले वाली अपन ने पढ़ी, दोनों विधियों को वापस देख लेते। देखो ये दोनों विधियो देख सकते हैं आप, दोनों के नाम याद रखने हैं। वेजाइनल स्पेकुलम विधि किसमें काम आती है? भेड़ व बकरी के अंतर्गत। और रेक्टोवेजाइनल विधि किसमें काम आती है? तो गाय व भैंस के अंतर्गत काम आएगी। किसमें काम आएगी साथियों? गाय व भैंस के अंतर्गत काम आएगी। अब बात करें प्रजनन की विधियां। ठीक है, अब आ चुकी है प्रजनन की विधियां। तो प्रजनन की विधियों के अंतर्गत देखें साथियों, बात करें अपना टॉपिक है अब है जो है वो है प्रजनन की विधियां। क्या हो जाएगा? प्रजनन की विधियां। अंतः प्रजनन। ठीक है, देखो जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन होता है तब इस प्रकार के पशु प्रजनन को अंतः पशु प्रजनन कहते हैं। एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, पहला पॉइंट अपना कि अंतः पशु प्रजनन या अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन होता है तब इस प्रकार के पशु प्रजनन को अंतः पशु प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यानी गाय हैं या फिर अपन जिस तरह मतलब इनकी नस्लें सेम होनी चाहिए। देखो भैंस का प्रजनन करवाए या गाय का प्रजनन करवाए, भेड़ का करवाए या बकरी का करवाए, तो उनकी जो नस्लें हैं जिस तरह बात करें कि तो उनकी जो नस्लें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अंतः प्रजनन, ठीक है, क्या बोलेंगे? अंतः पशु प्रजनन कहते हैं इसको। तो जब एक ही नस्ल, ये बात याद रखनी है हमें, ये बात याद रखनी है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन होता है, इस प्रकार के पशुओं को अंतः प्रजनन कहते हैं। ऐसे प्रजनन में एक नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक संगम करवाया जाता है। 4 से 6 पीढ़ियों तक इस प्रकार का संगम करवा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, कब तक? 4 से 6 पीढ़ियों तक। तो ये याद रखना, अंतः प्रजनन विधि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में जो प्रजनन होता है अंतः प्रजनन कहते हैं। 4 से 6 पीढ़ियों तक इस प्रकार का प्रजनन करवाया जा सकता है साथियों। स्लाइड थोड़ी सी अपन छोटी कर लेते हैं। हाँ, तो आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब अंतः प्रजनन की और क्या? तीसरा पॉइंट, अंतः प्रजनन द्वारा श्रेष्ठ प्रकार के जीनों का संचयन किया जा सकता है, साथ में ही कम वांछनीय जीनों का निष्कासन में मदद करता है। तो इसकी 2-3 बातें होगी। पहली बात हमें याद रखना है कि नस्लें कैसी होनी चाहिए?
नस्लें हैं वो समान होनी चाहिए, ठीक है, एक ही नस्ल, समान नस्ल, ठीक है, नस्लें समान होनी चाहिए। कब तक? 4 से 6 पीढ़ी, 4 से 6 पीढ़ी तक ऐसा संकरण करवा सकते हैं। तीसरी बात है, इसमें जो होता है अच्छे, है ना, हम कह सकते हैं कि अच्छे गुणों वाले, अच्छे गुणों वाले जीनों का, अच्छे गुणों वाले जीनों का संचय, ठीक है, अच्छे गुणों वाले जीनों का संचय कर सकते हैं, और जो जीन काम के नहीं उनका निष्कासन भी करते हैं। तो ये होता है आपका अंतः पशु प्रजनन या अंतः प्रजनन। एक ही नस्लों के बीच में होने वाले प्रजनन को कहते हैं अंतः। 4 से 6 पीढ़ी तक इस प्रकार का प्रजनन, इस प्रकार का संकरण करवाया जा सकता है साथियों। जो अच्छे गुण वाले जीन नहीं उनको हटा सकते हैं, और जो बेहतर गुण वाले हैं, अच्छे गुण वाले, श्रेष्ठ गुणों वालों को, उन जीनों का संचय भी कर सकते हैं इस विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपके सामने बही प्रजनन। क्या हो जाएगा? फिर बात करें साथियों, ये है आपका बही प्रजनन, ठीक है। बही प्रजनन की बात करें, इस प्रकार के पशु प्रजनन में उन पशुओं से संगम कराया जाता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, आपस में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनकी जो नस्लें हैं वो कैसी है साथियों, नस्लें अलग अलग होगी। क्या होगी? नस्लें अलग होगी। तो ऐसे प्रजनन में एक ही नस्ल के 2 पशुओं के बीच में संगम हो सकता है, किंतु पशुओं के पूर्वजों में समानता नहीं हो। वही प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्लों तथा भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच भी प्रजनन सम्मिलित है। तो सिंपल सा हमें इतना याद रखना है, बही प्रजनन और अंत प्रजनन में एक ही नस्लों के बीच में, समान नस्लों के बीच में प्रजनन करवाते हैं, और बही प्रजनन के अंतर्गत अलग अलग नस्लों के पशुओं के मध्य संकरण करवाया, अलग अलग पशुओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, तो वो होता है बही प्रजनन, ठीक है। इतनी सारी बातें में हमें एक ही लाइन याद रखनी है कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं अपन, यहाँ 2 पशुओं के बीच में संगम हो सकता है, ठीक है, एक ही नस्ल के 2, लेकिन लेकिन इनके जो पूर्वज हैं उनकी नस्लें अलग होनी चाहिए। उनकी नस्लें क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो अलग अलग नस्लों के जो पशु उनके बीच में संकरण होगा। दूसरी बात, अगर आप 2 पशुओं की सेम नस्लों के बीच में संकरण करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, लेकिन बही प्रजनन की अगर तब कहलाएगा जब उनकी जो पूर्वज है उनकी नस्लें अलग रही होगी, तो उनको अपन कह सकते हैं बही प्रजनन। अब है बही संकरण क्या साथियों? अब आप देख पा रहे होंगे कि बही संकरण, ठीक है। अब हम बात करें बही संकरण क्या होता है, वो था प्रजनन, अंत प्रजनन एक ही नस्लों के बीच में, बही प्रजनन अलग अलग नस्लों के बीच में, अगर 2 सेम नस्लें हैं लेकिन पूर्वजों की नस्लें अलग होनी चाहिए। फिर बात करें तीसरा, तो तीसरा प्रजनन हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बही संकरण। क्या पढ़ते हैं? बही संकरण। देखो, इस विधि में ऐसे पशुओं के बीच संगम करवाया जाता है, यानी प्रजनन करवाया जाता है, जिनकी 4 से 6 पीढ़ियों तक नर तथा मादा दोनों तरफ की उभय वंशावली नहीं होनी चाहिए। और संगम की यह विधि ऐसे पशुओं के प्रजनन में श्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी उत्पादन क्षमता मांस प्रदाय दर औसत से कम हो जाती है, ठीक है। तो बही संकरण में भी वही बातें हैं कि इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक हम संकरण करवा सकते हैं, उभय वंशावली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कहीं न कहीं वही बात आ रही है कि उनके गुण सेम नहीं मिलने चाहिए, उनके पूर्वजों की अगर करवा सकते हैं तो उनके पूर्वजों के जो गुण हैं वो सेम नहीं मिलने चाहिए। तो वही बही संकरण की बात है कि इस विधि में ऐसे 2 पशुओं के बीच में संकरण करवा सकते हैं, लेकिन 4 से 6 पीढ़ी तक अपन इसमें भी संकरण करवा सकते हैं, ठीक है। और श्रेष्ठ मानी जाए जिनकी उत्पादन क्षमता और मांस की जो प्रदाय दर होती है वो कम हो जाती है, उनमें इस प्रकार की बही संकरण की विधि करवा सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बही संकरण और बही प्रजनन सेम है साथियों। हमें तो याद करना है ये कि संकरण वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा अपना? संकरण। तो इस प्रकार के प्रजनन में श्रेष्ठ नस्ल के नर व मादा के बीच संगम करवाया जाता है, और इस प्रकार के संगम से दोनों पशुओं के श्रेष्ठ गुणों के संयोजन में मदद मिलती है। तो ये होता है संकरण साथियों। 2 अलग अलग नस्लों के पशुओं के बीच में प्रजनन करवाया जाता है, यानी संकरण करवाया जाता है, कृत्रिम विधि के द्वारा उनका प्रजनन होगा। इस विधि को अपन संकरण कहते हैं, और उससे जो भी नस्ल नई तैयार होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, गुणों वाली, क्षमता वाली होती है,
ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। इस प्रकार के प्रजनन में श्रेष्ठ नस्ल के नर तथा मादा के बीच में संगम करवाया जाता है और इस प्रकार के संगम से दोनों पशुओं के श्रेष्ठ गुणों के संयोजन में मदद मिलती है और जो नस्ल तैयार होगी वो सबसे श्रेष्ठ तैयार होती है। तो ये होता है संकरण साथियों। तो ये प्रजनन की सामान्य जानकारी थी। अब आ जाते हैं बंध्याकरण टोपी। तो देखो, गर्भधारण दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक, जो अपन प्रजनन की बात करते हैं, और एक होता है कृत्रिम विधि के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपन बंध्याकरण की, कौन कौन सी विधियां आ जाती हैं, ठीक है। एक तो कृत्रिम गर्भाधारण और बंध्याकरण, दो टॉपिक है साथियों, ठीक है। अपने दो टॉपिक है जिसमें आज में हमने जो पढ़ा है वो कौन सा है, कृत्रिम गर्भाधारण वाला टॉपिक है। कौन सा साथियों, कृत्रिम गर्भाधारण वाला टॉपिक है। और इसी कृत्रिम गर्भाधारण से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे कुछ फैक्ट और अपन देख लेते हैं साथियों, इसके बाद अपन बंध्याकरण वाले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पशु परिचर जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसके फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। तो पशु परिचर में जो सिलेबस है पार्ट बी में जो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू, यानी कहने वाला एमसीक्यू नहीं करके अपन करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं एक्चुअल में। तो हम बात करते हैं आज का अपना ये पहला टॉपिक है। तो अपना जो पहला टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक आज का रहने वाला है वो आपका टॉपिक नंबर, आज का अपन फर्स्ट कवर करने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक जो टॉपिक है वो है आपका कृत्रिम गर्भाधान और बंध्याकरण से संबंधित हम जो 50 प्रश्न बन सकते थे उन 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं और उनकी व्याख्या में इनकी साथ में की गई है। तो साथ ही आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं अपन, और जो पहला प्रश्न है उसमें हो जाएगा, गर्भावधि में बछड़ा देने के लगभग 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को क्या कहते हैं। ये पूछा गया है कि बछड़ा देने से पूर्व जो अनुमानित समय है लगभग कितना, 15 दिन पूर्व, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है डाउन कवर कहेंगे। क्या कहेंगे अपन यहाँ पे, डाउन कवर कहेंगे। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं टाइम दूंगा, अपन रिवीजन भी करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ में लिख भी सकते हो। हर टॉपिक से अपन 30-40 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न अच्छे बन सकते हैं, वो सभी प्रश्नों को कवर करेंगे अपन। तो गर्भावधि में बछड़ा देने के लगभग 15 दिन पूर्व पहले के अनुमानित समय को क्या कहते हैं, तो उसको डाउन कवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, डाउन कवर। तो ये पहला प्रश्न अपन ने कंप्लीट किया। फिर बात करें दूसरा प्रश्न, हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। जो हरियाणवी गाय होती है या हरियाणा गाय है उसका पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, राजस्थान में। तो वो भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है, तो वो आपके राजस्थान के जो भरतपुर जिला है उस भरतपुर जिले में स्थित है, जो हरियाणा की नस्ल की गाय है उनके लिए। तीसरा है, भेड़ में गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है। तो भेड़ों में जो गर्भाकाल की अवधि होती है तो वो समय होता है वो 150 दिन होता है। कितना होता है, 150 दिन होता है। और इनका जो मध्य चक्र होता है वो कितने दिन का होता है, तो वो 21 दिन का होता है। तो देखो, गर्भावधि में बछड़ा देने से पहले जो 15 दिन का अनुमानित समय होता है उनको कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है डाउन कवर कहते हैं। क्या बोलेंगे, वो डाउन कवर कहा जाएगा। हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो भरतपुर जिले में स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न है अपने सामने कि भेड़ों में जो गर्भाकाल की अवधि होती है वो कितने समय की होती है। ये दिया गया है 150 दिन की अवधि होती है। कितने दिन की होती है, 150 दिन की। तो साथ ही साथ साथ में आप नोट भी करते रहें कितने दिन की होगी, 150। अगर मध्य चक्र पूछे जाए तो ये होता है आपका 281 दिन का। किस में दिया गया है, तो याद रखना ये भेड़ों के लिए बताया गया। किसके लिए बताया गया है, तो भेड़ों के लिए कहा गया है। फिर अपन आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, रसायन विधि से बंध्याकरण करते समय किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सिंटल वेस्ट्रॉल का उपयोग किया जाता है और इसको कहा जाता है सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन। इसको कहा जाता है सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन। ये होता है स्टिल वेस्ट्रोल है ना, नॉर्मली याद रखना वेस्ट्रोल कहते हैं इसको। तो ये होगा आपका, इसको सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं।
ये रसायन विधि में जो बंध्याकरण किया जाता है और इस केमिकल का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, अपन कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये केमिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें, पांचवा प्रश्न अपना है, बंध्याकरण हेतु रबड़ के सख्त छल्ले, ये पूछा गया है, रबड़ के सख्त छल्ले का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो एलस्ट्रेटर विधि में क्या किया जाता है? एलस्ट्रेटर विधि में तो बकरे व मेमने व छोटे बछड़ों में। अब ये पूछा जाएगा कि जो एलस्ट्रेटर विधि है उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? तो रबड़ के सख्त छल्लों का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करें यानी बंध्याकरण करने के लिए, तो अब एक्चुअल में जो रबड़ के सख्त छल्ले का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस विधि को क्या कहते हैं? एलस्ट्रेटर। इस विधि के द्वारा किन किन पशुओं में जो बंध्याकरण है उनके वृषणों को बंध्याकरण कर दिया जाएगा? किसके द्वारा किया, मतलब किस में किया जा सकता है? तो बकरे हो सकते हैं, मेमने हो सकते हैं और छोटे बछड़े। यानी एक्चुअल में बात करें तो ये कम उम्र जो एनिमल्स होंगे उनके लिए काम आएगी एलस्ट्रेटर विधि। तो रसायन विधि से बंध्याकरण करते समय किस रसायन का उपयोग किया जाए? स्टिल वेस्ट्रोल का उपयोग किया जाएगा और सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं इसको। फिर बात करें बंध्याकरण है तो रबड़ के सख्त छल्ले का प्रयोग किस विधि से किया जाता है या किस विधि में किया जाता है? एलस्ट्रेटर। कम उम्र के जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता है, जैसे छोटे बकरे हैं, मेमने हैं, छोटे बछड़े हैं, उनके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? ये पूछा गया, जो नवजात जो बछड़ा है उसके मांस को कहते हैं विल कहते हैं। तो ये बछड़े के मांस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो बछड़े का मांस होता है उसको विल कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? तो ये बकरे के मांस को चैवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैवन कहते हैं। तो याद रखना, बछड़े के मांस को क्या कहेंगे? बछड़े का जो मांस है उसको विल कहते हैं। पोर्क किसको कहा जाता है? तो जो सुअर का मांस होता है उसको क्या कहते हैं? सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? बकरे के मांस को चैवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैवन या चैवन कहा जाता है। तो इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक आप लोग। फिर बात करें, छठा प्रश्न वापिस रिवीजन कर लेते हैं। तो नवजात बछड़े, एक्चुअल में सीधा सा याद रखना आपको, बछड़े के मांस को कहते हैं विल। फिर बात करते हैं कि सुअर के मांस को क्या कहते हैं? तो पोर्क कहते हैं। पोर्क किसका मांस हो कहलाता है? तो सुअर का मांस। बकरे का मांस चैवन। तो तीनों साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे विल है उसको कहते हैं, वो होता है बछड़े का मांस, ठीक है। फिर आपके पास में पोर्क है, पोर्क होता है वो किसका मांस होता है? तो वो होता है आपका सुअर का मांस हो जाएगा। इसके बाद है चैवन, ये जो चैवन है वो है आपका बकरे का मांस। ये तीनों याद रखने हैं। मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? तो ये चिकन कहते हैं, ठीक है। मुर्गे को मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहा जाता है। फिर 10वां प्रश्न, बंध्याकरण का सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? बंध्याकरण का सर्वोत्तम मौसम साथियों शीत ऋतु है, क्योंकि शीत ऋतु में जो बंध्याकरण विधि की जाती है, ठीक है, एक देसी विधि होती है और एक कृत्रिम विधि होती है। दोनों ही विधियां शीत ऋतु में ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। ठंड का मौसम रहता है तो गर्मी कम रहेगी। अगर चीरा फाट लगा रहे हैं तो कुछ भी, तो उसके सड़ने की इस तरह की जो दिक्कत है गर्मी में, तो वो कम सर्दी में कम रहती है एक्चुअल में। तो गर्मी में और बारिश के मौसम में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, तो शीत ऋतु सबसे उपयोगी मानी गई है। बंध्याकरण करने का जो सर्वोत्तम मौसम है वो शीत ऋतु मानी जाती है। फिर बात करें, देसी विधि से बंध्याकरण करने के लिए पशु की आयु क्या होनी चाहिए? अगर देसी विधि से बंध्याकरण करना है पशु का, तो वो है 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। कितने वर्ष से? 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए अगर देसी विधि का उपयोग करते हैं। बाकी कृत्रिम विधि से तो बड़े हो जाते हैं जानवर, इसके बाद भी कर सकते हैं। तो मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? ये होता है जो मुर्गे का मांस, उसको अपन क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। बंध्याकरण करने का सर्वोत्तम मौसम कौन सा होता है? शीत ऋतु होगी, ठीक है। देसी विधि में बंध्याकरण करना है तो कम उम्र या छोटी उम्र, छोटी उम्र कौन सी हो जाएगी? 1 से मतलब 1.5 से अपन जनरली बांध ले 2 वर्ष, ठीक है। 1.5 से 2 वर्ष की उम्र वाला जो भी पशु है उसका बंध्याकरण करना है तो देसी विधि से अपन कर सकते हैं। इससे बड़ा है तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहे पशु देसी विधि से, या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए देसी विधि का उपयोग बड़े जानवरों के लिए, बड़ी उम्र जो हो जाती है उनके लिए नहीं कर सकते हैं। छोटी उम्र के लिए ये
उपयोगी रहेगा। 12वां प्रश्न, गाय के मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो गाय के मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन। और इससे पहले हमने पढ़ा भेड़ों में कितनी होती है? तो भेड़ों में भी 21 दिन होती है, याद रखना। गाय के मध्य चक्र की अवधि 21 दिन, भेड़ों में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन होती है। और भेड़ों में जो गर्भकाल होता है वो कितने होता है? 150 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो 150 दिन का होता है। मंथ हिसाब से अपन 30 का एवरेज लेके भी मंथ इसके भी बना सकते हैं। जैसे 30 हो गया, फिर 60 2 मंथ हो गया, 90 120, लगभग एवरेज देखें तो 5 मंथ 5 माह बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं अपन? 5 महीने बोल सकते हैं, या 150 दिन बोलना है। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो जो अलवर भरतपुर वाला एरिया है उसको कहते हैं मेवात क्षेत्र। तो मेवाती गाय का पशु प्रजनन कहाँ है? तो अलवर के अंतर्गत है। और हरियाणी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ था? तो हरियाणी गाय का पशु प्रजनन केंद्र था वो कहाँ था? भरतपुर में। हरियाणी गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र था वो कहाँ था? भरतपुर में। यहाँ पूछा गया मेवाती गाय, तो भरतपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं मेवात क्षेत्र। तो मेवाती गाय के लिए अलवर में पशु प्रजनन केंद्र है। फिर बात करें 14, बार्डीजो कोस्ट्रेटर विधि के निर्माता वैज्ञानिक बोर्डिजो या फिर बार्डीजो कहाँ के निवासी थे? ये इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के थे एक्चुअल में। कहाँ के निवासी थे? जो थे ये इटली के निवासी थे। ये नाम याद रखना सकता है। इसको कहते हैं बोर्डीजो भी कहते हैं, बोर्डीजो इनका नाम था, बार्डीजो या बोर्डीजो। ठीक है, इन्होंने एक विधि दी थी बोर्डीजो कास्ट्रेटर। ठीक है, इस विधि, ये कृत्रिम विधि है। ठीक है, और वैज्ञानिक विधि है। ये कृत्रिम विधि है, वैज्ञानिक विधि है, और काफी प्रसिद्ध विधि है, मानी जाती है ये। और ये जो निवासी थे ये कहाँ के थे? ये इटली के निवासी थे। तो गाय का मध्य चक्र 21 दिन, भेड़ों में मध्य चक्र 21 दिन। जो भेड़ है उसका गर्भकाल माना जाता है 5 महीने, और दिन देखें तो 150 दिन माना जाता है। जो हरियाणा गाय है उसका जो पशु प्रजनन केंद्र है वो भरतपुर में है। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर जिले में है। तो बार्डीजो या बोर्डीजो कास्ट्रेटर विधि के निर्माता वैज्ञानिक बोर्डीजो कहाँ के निवासी थे? इटली के थे। ये कृत्रिम विधि है या वैज्ञानिक विधि कहते हैं अपन इसको। 15वां प्रश्न है अपना, वीर्य स्टोर करने के लिए तरल नाइट्रोजन, ये पूछा है, तरल नाइट्रोजन पूछा गया, का तापमान होना चाहिए। तो तरल नाइट्रोजन, अगर वीर्य स्टोर करना है तरल नाइट्रोजन में, तो ये होना चाहिए -196 डिग्री। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए वीर्य स्टोर करने के लिए। अगर ये पूछा कि तरल नाइट्रोजन है ना, ये तरल नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर है, ध्यान रखना, तरल नाइट्रोजन के लिए रहेगा। फिर बात करें 15वां, कैथीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कैथीटर यंत्र होता है, रुके मूत्र को निकालने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पशुओं में अगर इस टाइप की कोई बीमारी हो जाती है, जो मूत्र निष्कासन सही से नहीं हो रहा है, या मूत्र का निष्कासन ही बंद हो गया है, तो कैथेटर या कैथीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। याद रखना, ये कैथीटर है ना, ये याद रखना, कैथीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मूत्र, रुके हुए मूत्र को निकालने में उपयोग किया जाता है। फिर बात करें कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का तापमान होना चाहिए। यहाँ वीर्य स्टोर का तापमान पूछा गया है तरल नाइट्रोजन के लिए, तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पूछा है कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का तापमान, तो वीर्य का जो तापमान होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ह्यूमन बॉडी, अपन बात करें मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उस वीर्य का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और नॉर्मल याद रखना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वीर्य स्टोर करने के लिए तरल नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, नाइट्रोजन के लिए है, याद रखना आप। और कैथेटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो रुके हुए मूत्र को
निष्कासन करने के लिए या निकालने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ये यंत्र आता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का तापमान पूछा गया है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करें आज का अपना 18वां प्रश्न, बछड़े का गर्भाशय में ठीक स्थिति में न होना क्या कहलाता है? डिस्ट्रोकिया कहलाता है। एक्चुअल में ये मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, अगर कोई जिसे बात करें, जैसे बछड़ा गाय की बात करें तो गाय का गर्भकाल चल रहा है, गर्भाशय में जो बछड़ा है उसकी स्थिति सही नहीं है एक्चुअल में, तो यानी उस स्थिति को क्या कह सकते हैं, ठीक स्थिति में नहीं है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रोकिया। क्या कहते हैं? डिस्ट्रोकिया कहा जाता है। जो भी साथी सेशन को देख रहे हैं वो साथी इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी तैयारी करें सभी साथियों तक आपको पहुंचाना जरूरी है आपको। फिर बात करें अपने 19 नंबर का प्रश्न, मादा पशु को बंदिया करना क्या कहलाता है? देखो तीनों बात लिख ली है, अंडाशय अपनयन, प्रजनन निरोधक या शेपिंग, ये तीनों चीजें लिख दी है। तीनों बातें एक ही है, ठीक है। अगर मादा पशु को, अभी तक हम जो नर पशु की बात कर रहे थे, अगर ऐसा आ जाए कि आपको बोल दे कि मादा पशु को बदियाकरण करना है या बदिया करना है, तो उसका क्या कहलाना है? उसको क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं अंडाशय अपनयन। क्या कह सकते हैं? अंडाशय अपनयन, ये विधि का नाम भी वो है। इसको दूसरे लैंग्वेज में अपन क्या कह सकते हैं? प्रजनन निरोधक भी कहते हैं। उसको और क्या कह सकते हैं? उसको सेपिंग भी कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड याद रख सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी आ सकता है। बछड़े को बछड़ा होता है, गाय के जो गर्भकाल चल रहा है, गर्भाशय में है, ठीक स्थिति में नहीं है, तो उसको डिस्ट्रोकिया कहते हैं। फिर बात करें अपन कि मादा पशु को बधिया किया जाता है या उनका बधियाकरण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंडाशय अपनयन कहते हैं। एक्चुअल में जो रियल वर्ड है वो अंडाशय अपनयन है और ये विधि का नाम भी है, लेकिन इसके अलावा प्रजनन निरोधक कह सकते हैं और सेपिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है आज का अपना। 20वां प्रश्न देख सकते हैं अपन, बधियाकरण की किस विधि से छूत की बीमारी लगने की आकांक्षा रहती है? तो चीरा विधि में। कौन सी विधि? चीरा विधि में। यानी कोई भी मतलब छुआछूत की बीमारी हो सकती है, उसमें स्किन की कुछ बीमारी हो सकती है, व्रण, जैसे व्रण जो है उसकी स्किन में कुछ खराबी आ जाएगी, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसकी स्किन होती है वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, इस टाइप में कोई बीमारी हो सकती है। तो एक्चुअल में उसको अपन एक वर्ड में कहते हैं छूत की बीमारी, ठीक है। तो की बीमारी लगने की आकांक्षा रहती है। तो जो चीरा विधि होती है ना, मतलब चमड़ी को फाड़ देना है, शल्य क्रिया, इसमें शल्य क्रिया की जा रही है। हाँ, तो वो चीरा लगाते हैं वृषण में, तो चीरा लगाते हैं, उसमें जो चमड़ी फटती है तो उसमें फिर वो स्किन है, वो चमड़ी का डैमेज होने में, मतलब वो खराब हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे वो बीमारी हो जाएगी, तो उसे छूत की बीमारी रहने की आकांक्षा रहती है। वो चीरा विधि रहती है, जो वृषण पे चीरा लगाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात करें प्रश्न नंबर 21वां, राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन का है। तो राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वल्लभनगर उदयपुर में है। कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में है। राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बात करें वो वल्लभनगर उदयपुर में है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 22, स्वस्थ सांड का वीर्य मादा जननांग के गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से डालना क्या कहलाता है? तो ये कृत्रिम गर्भाधान है। सिंपल सी बात करें तो जो भी सांड है उनका जो वीर्य है, वीर्य को एकत्रित किया जाएगा और यंत्रों के द्वारा तो मादा जननांग में अगर इन वीर्यों को डाला जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? तो ये सिंपली बात कहें, कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहा जाएगा। नर पशुओं को प्रजनन शक्ति विहीन करना क्या कहलाता है? यही तो हम कब से पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक है ये, बधियाकरण करना। क्या कहते हैं? बधियाकरण करना। नर पशुओं को प्रजनन शक्ति विहीन करना क्या कहलाएगा? बधियाकरण करना। 24 नंबर का प्रश्न है अपने सामने, नर पशु को बधिया करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तलसूल, ठीक है। किसका उपयोग किया जाएगा? याद रखना, ये तलसूर एक केमिकल का नाम है, एक तलसूर रसायन का। कि नर पशु को बधिया करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो नर पशु को बधिया करने के लिए तलसूर रसायन का प्रयोग किया जाता है।
25वां प्रश्न है अपने सामने, गीर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? गीर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये गीर गाय का पशु प्रजनन केंद्र राजस्थान के झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है? तो वो झालावाड़। तो नर पशु को बधिया करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है तलसूर का। गीर गाय का प्रजनन केंद्र, देखो हरियाणी गाय की बात करें, यहाँ तीनों लिख लेते हैं। अगर आ जाए हरियाणा गाय, आपके सामने अगर आ जाए हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र, तो याद रखना है भरतपुर। क्या याद रखेंगे अपन? भरतपुर। अगर आ जाता है मेवाती गाय का, अगर आ जाता है दूसरा प्रश्न मेवाती गाय का जो प्रजनन केंद्र है, पशु प्रजनन केंद्र, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर गीर गाय का पूछा है, किसका पूछा है? तीसरा ऑप्शन है आपका गीर गाय। तो गीर गाय की अपन बात करें तो ये झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। तीनों याद रखना, हरियाणा, भरतपुर में, मेवाती, अलवर में, और गीर गाय झालावाड़ के अंतर्गत। फिर बात करें 26 नंबर का जो प्रश्न है, कृत्रिम विधि में एक सांड एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? ये कृत्रिम विधि पूछी गई। अभी जो प्रश्न था ये वाला प्रश्न देखें आप, इस प्रश्न को देखें कि स्वस्थ सांड का जो वीर्य है एकत्रित किया जाएगा मादा जन्नांग में यंत्रों, जो गर्भाशय है एक्चुअल में, गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से डाला जाएगा। अगर इस कृत्रिम विधि का उपयोग करते हैं तो एक सांड एवरेज की बात करें तो 1000 से 2000, ठीक है, 1000 से 2000 गायों को गर्भित कर सकता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि देसी विधि, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से, या पूछे प्राकृतिक रूप से, तो वो होता है 50 से 60 गाय, 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है। तो कृत्रिम विधि पूछेगा तो क्या आ जाएगा? कृत्रिम विधि में 1 से 2000, और देसी विधि या प्राकृतिक विधि की बात करें तो अपन 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है। प्रश्न नंबर 27 लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, कृत्रिम रूप से वीर्य को एकत्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टो वजाइनल यंत्र, ठीक है, क्या नाम है? रेक्टो वजाइनल यंत्र। इस यंत्र का अपन नाम लिख लेते हैं, आप भी नोट कर ले। रेक्टो वजाइनल, कई जगह वेजाइनल कहता है, रेक्टो वेजाइनल यंत्र भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये है रेक्टो वेजाइनल या रेक्टो वजाइनल यंत्र कहते हैं। तो प्राकृतिक विधि या देसी विधि 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है। कृत्रिम विधि 1 से 2000 गायों को गर्भित कर। कृत्रिम विधि के लिए पहले रेक्टो वेजाइनल यंत्र के द्वारा उस वीर्य को एकत्रित करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 28 से अपने सामने, सुअर में बधिया के लिए कौन सी विधि उपयोग की? तो जो सुअर में जो किया जाता है वो चीरा लगाकर, ठीक है, जो सुअर के जो वृषण होते हैं उनमें चीरा लगाया जाता है। तो सुअर में बधिया के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये चीरा लगाकर। और चीरा लगाकर विधि का उपयोग कौन से जानवर में करेंगे? वैसे बहुत मोस्ट ऑफ कई जानवर में की जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से ये सुअरों में इनका उपयोग किया जाता है। सांड की परख करने के लिए बने गुणांक पत्र में अंडकोश के स्वरूप अंक निर्धारित किए गए हैं, वो कितने अंक हैं? ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, ये सीधा आपको याद रखना है 6 अंक। जैसे ये गुणांक पत्र होता है, ठीक है, गाय का जो अपन बात करें, जो वीर्य होता है, तो उस सांड की परख करने के लिए, एक्चुअली तो सांड की परख करने के लिए जो गुणांक पत्र बना रहता है उसमें अंडकोश के स्वरूप अंक निर्धारित होते हैं। मतलब तो उसमें जो गुणांक पत्र होता है उसमें कौन सा जो नंबर है वो बताता है कि वो एक अच्छा सांड है। तो ये है अंक 6 जो अंक है वो सांड की परख को बताएगा कि वो एक अच्छा सांड है, ये गुणांक पत्र में रहता है। तो सुअर में बधिया के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? सीरा लगाकर। सांड की परख करने के लिए जो गुणांक पत्र है अंडकोश के स्वरूप अंक निर्धारित किए गए, तो कौन सा अंक है? वो 6 अंक रहेगा। फिर आपके सामने है 32 नंबर का प्रश्न, बधियाकरण की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? देखो चीरा लगाकर जो विधि की जाती है वो भी कौन सी आपकी वैज्ञानिक विधि है। फिर बात करें तो बार्डी जो कोस्ट्रेटर या कास्ट्रेटर जो विधि है, दूसरी विधि की बात करें, ये भी वैज्ञानिक है। एलस्ट्रेटर विधि है, तो एलस्ट्रेटर भी विधि क्या है? ये सभी की सभी आपकी वैज्ञानिक विधि है, या इनको अपन कहते हैं कृत्रिम, बोलते हैं वैज्ञानिक विधियां है। ये देसी विधि नहीं है, ये वैज्ञानिक विधि है, याद रखना। चीरा लगाकर
बार्डीजो, कास्ट्रेटर, एलस्ट्रेटर विधि, ये जो विधियां हैं ये तीनों की तीनों विधियां हैं वैज्ञानिक विधि है। ऊंट में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो भेड़ों में, पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं, भेड़ में कितनी होती है? 150 दिन या 5 माह, ये किस में होती है? भेड़ों में। मध्य चक्र कितने दिन का होता है? तो मध्य चक्र 21 दिन का होता है। यहाँ पूछा गया है ऊंटों में गर्भकाल की अवधि पूछी गई है, तो 390 से 410 दिन तक, ठीक है। 390 से 410 दिन, औसतन 390 से 410 दिन का जो टाइम पीरियड है, यानी जो गर्भाकाल है, वो किस में है? तो ऊंट में है। किस में है? ऊंटों के अंदर। ऊंटनी एक्चुअल में बोलेंगे, ऊंटनी के अंदर जो गर्भाकाल है वो कितना होता है? तो 390 से 410 तक होता है। फिर बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि 34 नंबर का प्रश्न है, बकरी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये 151 दिन, यानी अपन मान सकते हैं भेड़ों और बकरी में सेम होती है। भेड़ों और जो बकरी होती है लगभग उसमें जो 150 दिन एवरेज रहता है, इसमें अपन यहाँ 151 दिन लिखा है, ठीक है। तो 35 प्रश्न पे आ जाते हैं अपन। ले लगभग 34 प्रश्न कर लिए, 35 प्रश्न पे आए हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर ले, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, सपोर्ट करें आप लोग। अब बात करते हैं 35 नंबर के प्रश्न की। तो मुर्गे को बंदियां करना क्या कहलाता है? तो कैपोनाइजेशन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कैपोनाइजेशन। मुर्गे को कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? कैपोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? कैपोनाइजेशन। और ऐसा मुर्गा जिसका बंदियाकरण कर दिया गया है, जिसको बंदिया कर दिया गया है, जो सेक्स पावर है अपन, यानी जो संभोग क्रिया है वो शक्ति विहीन हो गई है उसकी, उसको क्या कह सकते हैं? उसको कहते हैं अपन, ऐसे मुर्गे को कैपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेन, कैपन कहा जाता है। तो मुर्गे को बदिया करना क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहते हैं। उस मुर्गे को जिसका बदियाकरण हो चुका है उसको कहते हैं कैपन। पशुओं को गर्भित यानी गर्भित करवाने की कितनी विधियां है? तो दो विधि होती है, प्राकृतिक विधि होती है, कृत्रिम विधि होती है, ठीक है। कितनी विधि होती है? दो विधि होती है, तो कृत्रिम गर्भधारण वाली और एक प्राकृतिक विधि होती है। तो भेड़ में जो गर्भकाल की अवधि होती है वो 150 दिन होती है। बकरियों में कितनी होती है? वो भी 151 150 दिन होती है। मध्य चक्र कितना होता है? भेड़ों में 21 दिन का होता है। मुर्गे को बंधियाकरण करना कैपोनाइजेशन कहते हैं, ऐसे मुर्गे को कैपन कहते हैं। पशुओं को गर्भित करवाना दो विधियां होती है, एक प्राकृतिक विधि होती है, एक कृत्रिम विधि होती है। फिर बात करें 37 नंबर का प्रश्न है, थार पारकर। ये है थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो सूरतगढ़ के अंतर्गत है। कहाँ है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंतर्गत है। फिर बात करें जर्सी गाय पशु प्रजनन केंद्र का है? बस्सी, जयपुर में। ये सीधे आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी गाय, जैसे अपन ने वापिस ले लेते, भरतपुर के अंदर कौन सी गाय का था? ठीक है, भरतपुर में था वो आपकी हरियाणा गाय, हरियावड़ी गाय बोल सकते हैं या हरियाणी गाय, ठीक है। हरियाणी गाय की बात कर लेते हैं अपन। इसके बाद में अलवर में भी था, अलवर के अंदर था, अलवर के अंदर था आपका मेवाती गाय, अलवर के अंदर मेवाती था। इसके बाद यहाँ देखा है थार पारकर, थार पारकर, तो थार पारकर में कौन सा है? तो मतलब ये सूरतगढ़ के अंतर्गत थार पारकर गाय के लिए। फिर जर्सी गाय, जर्सी गाय के लिए कौन सा है? तो बस्सी, जयपुर है। तो थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ में, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र बस्सी, जयपुर में। एक उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में था भैंस प्रजनन जो सुधार केंद्र था। भरतपुर में हरियाणा गाय के लिए, मेवाती का अलवर के लिए, थार पारकर के लिए, ये हो गया। और एक और था गिर गाय के लिए। तो जो गिर गाय होती है, गिर गाय के लिए झालावाड़ था। कौन सा था? गिर गाय के लिए झालावाड़ पशु प्रजनन केंद्र था। 39 नंबर का प्रश्न है, गाय में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो गाय में गर्भकाल की जो अवधि होती है वो 280 दिन से 285 दिन तक की होती है। और मध्य चक्र होता है 19 से 21 दिन का, ठीक है। तो भेड़ों में, बकरी में, गाय में 21 दिन का मध्य चक्र रहता है। 20-21, 19-20-21 जनरली ये 3 दिन एवरेज माने जाते हैं, जनरली 21 ज्यादा माना जाता है। सही। यहाँ पूछा गया है गाय में गर्भकाल की अवधि। तो बात करें यहाँ पे
रिवीजन कर लेते हैं। भेड़ में गर्भकाल 150 दिन, ठीक है। फिर बात करें बकरी में गर्भकाल की अवधि के कितने दिन, 150 दिन। और इसके बाद में अभी हमने पढ़ा ऊँटनी के अंदर होता है 390 से लेकर होता है ये 410 दिन तक, 390 से लेकर 410 दिन तक। फिर यहाँ पे अपना ये 3 हो गए, यहाँ चौथा रहेगा, ये चौथा है वो 280 से लेकर 285 दिन तक गाय के लिए। भेड़ों में कितना होता है, 150 दिन, बकरी में 150 दिन, ऊँटनी के अंदर 390 से 410 दिन तक होता है, 280 से 285 गायों के अंदर। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा करवाया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा करवाया गया था? तो ये पशुओं की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो पशुओं के अंदर है ना, बात करें अपन पशुओं के अंदर, तो भारत में पशुओं के अंदर प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा करवाया था? तो डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा, डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा। ये नाम याद रख सकते हैं हम, इनका नाम याद रख सकते हैं अपन जरूर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम बार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा। तो 40 प्रश्न हो गए हैं, 40 प्रश्न पढ़े अपन ने। 41 नंबर का प्रश्न है आज का सामने अपने, 41 नंबर का। फिर बात करें गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधारण में मादा में वीर्य सेचन हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रेक्टोवेजाइनल विधि का। और इसी विधि को अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भाधारण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भाधारण। इसी को हम कृत्रिम गर्भाधारण विधि कहते हैं, याद रखना। देखो, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधारण में मादा में जो वीर्य सेचन सीधा किया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? तो रेक्टोवेजाइनल विधि कहते हैं। इसी को हम कृत्रिम गर्भाधारण विधि कहते हैं। लेकिन याद रखना, मैंने बताया था ये रेक्टोवेजाइनल यंत्र है। क्या है? ये रेक्टोवेजाइनल एक यंत्र है, और इस यंत्र को ही क्या कहते हैं? रेक्टोवेजाइनल। फिर बात करें भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान में मादा में जो वीर्य सेचन है तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये दोनों प्रश्न सेम है, लेकिन यहाँ गाय भैंस के लिए, गाय और भैंसों में है रेक्टोवेजाइनल यंत्र, रेक्टोवेजाइनल विधि। भेड़ बकरी में है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। ठीक है, याद रखना, ये अपन यहाँ लिख लेते हैं। भेड़ और बकरी में है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गाय भैंस पूछे तो रेक्टोवेजाइनल, भेड़ बकरी पूछे तो वेजाइनल स्पेकुलम विधि, सूअर में पूछे तो कॉर्क स्क्रू पिपेट। ठीक है, ये याद रखना, स्क्रू है ये एक्चुअल में, है ना, स्क्रू, कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि का। यहां से अपने 4-5 प्रश्न कवर होते हैं। देखो, गाय और भैंस के लिए तो रेक्टोवेजाइनल विधि यंत्र भी रेक्टोवेजाइनल है, विधि को रेक्टोवेजाइनल है। ये सारी कौन सी? कृत्रिम गर्भाधारण विधि। भेड़ बकरी तो वेजाइनल स्पेकुलम। यहाँ सामने एक और आ गया 43, सुअर में। ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से लिए गए, ये लिख दिया मैंने कि सुअर में कृत्रिम गर्भाधारण में मादा में जो वीर्य सेचन किया जाता है, किस विधि का उपयोग किया जाए? तो कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। याद रखना, कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि का उपयोग किया जाता है। आज का अपना 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो ये जयपुर के अंदर कहीं स्थित है, याद रखना। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। भैंस में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 310 दिन। कितनी होती है? 300 दिन। तीनों को वापिस याद करते हैं। देखो, भेड़ में बात करें 150 दिन हो जाएगा, भेड़ों में 150 दिन हो जाएगा। फिर बात करें बकरी की, बात करें तो ये दूसरा है, बकरी में अपन लगभग 151 दिन मानते हैं। ठीक है, 150 से 151 दिन। फिर बात करते हैं, हमने पढ़ा था ऊँटनी के अंदर। ठीक है, ऊँटनी के अंदर अगर बात करें तो वो होता है 390 से लेके 410 दिन होता है। ये 3 हो गए अपने पास। भेड़ के अंदर 150 दिन, बकरी के अंदर 151 दिन, ऊँटनी कर 390 से 400। फिर हमने पढ़ा था गाय, तो गाय के अंदर हमने पढ़ा था 280 से 285 दिन एवरेज टाइम रहता है। ठीक है, ये 4 हो गया, और ये 5वां आ गया अपने सामने। 310 दिन किस में होते हैं? तो वो भैंस में होते हैं। किस में होते हैं?
भैंस में। देखो साथियों, इतने सारे प्रश्न अपन याद कर रहे हैं, यहीं पे आपको नोट करते रहना है कि भेड़ में कितना है 150 दिन, बकरी में कितना है 151 दिन, 150, ऊँटनी में कितना है तो 390 से लेके 410 दिन, 280 से 285 गाय में, और 310 दिन का हो जाएगा इसमें। मध्य चक्र की बात करें तो भेड़ में, बकरी में और गाय में मध्य चक्र एवरेज कितने दिन का 21 दिन का रहता है। फिर बात करें 46 नंबर का प्रश्न है साथी। अब बात करें कि पशु के ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्टिमिंग अप कहते हैं। स्टिमिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमिंग अप। और वो पहला प्रश्न याद करो आपको कि पहला प्रश्न कौन सा था कि जो बछड़ा है उसके गर्भाशय से आने से पहले, एक्चुअल में ब्याने से पहले कि जो 15 दिन का समय है उस गाय के लिए, उस माँ के लिए, वो शब्द का क्या डाउन कवर यूज करते हैं। कौन सा? पहला प्रश्न था अपना डाउन कवर, डाउन कवर वाला। तो ये चीजें ऐसे याद रखनी है। और यहाँ खिलाने पिलाने से है तो स्टिंग अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टिमिंग अप बोलेंगे। नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहता है? टीजर बुल कहते हैं। एक्चुअल में क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। ये टीजर बुल, नसबंदी किए हुए सांड को कहते हैं टीजर बुल। तो पशु के ब्याने से 6 सप्ताह पहले खिलाई पिलाई की जाती है उस पशु को, उसको क्या जाता है? स्टिमिंग अप कहते हैं। नसबंदी किए हुए सांड को टीजर बुल कहते हैं। तो ये टीजर बुल वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि टीजर बुल क्या है, तो वो नसबंदी किया हुआ सांड है। फिर बात करते हैं, आज की अपनी अंतिम स्लाइड पे आ चुके हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या है? तो भेड़ों में बधियाकरण करने की सर्वोत्तम उम्र 1 माह है, और ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा मिल सकता है 1 से 2 माह। ठीक है, 1 से 2 माह काफी छोटी उम्र में बधियाकरण करना चाहिए भेड़ों के अंतर्गत, 1 से 2 महीने। भेड़ बकरी में बधिया को क्या कहते हैं? इलास्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, इलास्ट्रेटर कहते हैं, याद रखना ये इलास्ट्रेटर या इलास्ट्रेटर कहते हैं अपन भेड़ और बकरी में। किस विधि में वृषण रज्जु को दबाकर अंड ग्रंथियों से रक्त संचारकों को काट दिया जाता है? तो ये बार्डी जो कास्ट्रेटर विधि में किया जाता है, जिसके वैज्ञानिक बार्डी जो थे और इटली के निवासी थे। देखो, भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि, आयु पूछी 1 से 2 माह। भेड़ बकरी में बधिया को क्या कहते हैं? इलास्ट्रेटर कहते हैं। किस विधि के अंतर्गत वृषण रज्जु को दबाकर अंड ग्रंथियों से या अंड ग्रंथियों के रक्त संचारकों को काट दिया जाता है, नसों को काट दिया जाता है? बार्डी जो कास्ट्रेटर विधि कहा जाता है, एक कृत्रिम विधि या वैज्ञानिक विधि है मानी। तो साथियों, अपन ने 50 प्रश्नों को पढ़ा है, वन लाइनर जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो अपन लाए हैं। अपन एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं 5 से 10 मिनट के अंतर्गत, सारे प्रश्नों को एक बार अपन वापिस रिवाइज कर लेते हैं। तब तक आप लोग इस सेशन को सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप देख रहे हैं। तो टॉपिक आज का अपना पहला लिया आपने। पहला टॉपिक कौन सा लिया? कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण से जो टॉप 50 प्रश्न बन सकते थे वो लेकर आए हैं। पहला, गर्भावधि में बछड़ा देने के लगभग 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को क्या कहते हैं? मैंने आपको कहा था डाउन कवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डाउन कवर कहते हैं। लगभग 15 दिन अनुमानित समय माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? बार बार बताता आ रहा हूं मैं, हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? भरतपुर जिले में है। फिर बात करें, भेड़ में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो अपने 3-4 बार बताया, भेड़ों में 150 दिन, गायों में 151 दिन होता है, मध्य चक्र 21 दिन होता है। ठीक है, भेड़ों में कितना हो जाएगा? 150 दिन, और ये 120 दिन हो जाएगा। फिर बात करें, रसायन विधि से बधियाकरण करते समय किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? स्टिल बेस्ट्रोल विधि, बेस्ट्रोल रसायन का उपयोग किया था। इसको कहता है सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। फिर बात करें, रिवीजन का अपना 5वां प्रश्न है, बधियाकरण के लिए रबड़ के शक्त छल्ले का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो एलास्ट्रेटर विधि में। ये विधि किसके लिए काम आती है? तो कम उम्र के जो जानवर होते हैं, कम उम्र के जो पशु हैं उनके लिए। जैसे बात करें बकरी की, बात करें मेमने की, बात करें छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनमें अगर जो अंडाशय होते हैं, जो वृषण होते हैं, वृषण पर रबड़ के सख्त छल्ले लगाएंगे तो जो संचरण होगा वो बंद हो जाएगा। तो उसमें एलास्ट्रेटर विधि का उपयोग किया जाता है। फिर बात करें 6 नंबर का, तो नवजात बछड़े की मांस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लाए हैं अपन।
तो जो बछड़े का मांस होता है उसको क्या कहते हैं, विल कहते हैं। याद रखना, बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, विल कहा जाएगा। सुअर के मांस को क्या कहेंगे, पोर्क। देखो ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कि बछड़े के मांस को विल कहते हैं, और पोर्क किसका मांस है, तो जो सुअर का मांस है उसको क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। बकरे का जो मांस है उसको क्या कहते हैं, चैवन कहते हैं। और चिकन, चिकन जो मुर्गे का मांस है, जो मुर्गे का मांस है उसको क्या कहते हैं, चिकन है। चारों याद रखने ना, मांस से रिलेटेड प्रश्न। बछड़े का व्हील है, पोर्क का है, सुअर का, बकरे का है चैवन या चैवन, और चिकन का है वो किसका है, तो मुर्गे का हो जाएगा। मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं। बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, वो शीत ऋतु होती है। गर्मी में और बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की बीमारी का या फिर कह सकते हैं अपन कोई फंगस लगने का थोड़ी डर रहता है, तो शीत ऋतु काफी सही रहती है। देसी विधि से बधियाकरण करने के लिए पशु की आयु क्या होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात करें, देसी विधि में क्या गया, जो वृषण होते हैं उनको वृषण कोष को एक्चुअल में वृषण को दबा दिया जाता है। तो देसी विधि एक्चुअल में काफी दर्दनाक होती है, और कह सकते हैं वर्तमान में देसी विधि प्रचलन में बंद हो गई है। अपन कह सकते हैं वर्तमान में देसी विधि वो प्रचलन में बंद होगी, वृषणों को दबाकर बधियाकरण किया जाता था। पशु में एक्चुअल में उसको दर्द होता था और चोट भी लग सकती थी। अब देसी विधि करने के लिए, बधियाकरण करने के लिए छोटी उम्र चाहिए भाई, छोटे पशु होने चाहिए। तो अपन बात करें 1.5 से 2 साल तक, ठीक है, 1.5 से 1 से 2 साल तक जो पशु होते हैं उनका बधियाकरण देसी विधि से कर सकते थे। वर्तमान में विधि प्रचलन में नहीं है। गाय के मध्य चक्र की बात करें तो 21 दिन हम पढ़ रहे हैं बार बार, और गाय के पर बात करें तो जो भेड़ों गाय और सॉरी ये बात की गई है भेड़ों की, तो 150 दिन होता है, 30 दिन एवरेज, यानी अपन 5 महीने मांग रहे थे। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र, ठीक है, हरियाणा गाय का भरतपुर, मेवाती गाय का अलवर, ठीक है। हरियाणी गाय का कहाँ था, भरतपुर था। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो अलवर में। बार्डी जो कास्टेटर विधि के निर्माता वैज्ञानिक बार्डी जो कहाँ के निवासी थे, तो वो इटली के निवासी थे। कहाँ के थे, इटली के। बार्डी जो कास्टेटर एक कृत्रिम वैज्ञानिक विधि है। वीर स्टोर करने के लिए तरल नाइट्रोजन की बात की गई, तरल नाइट्रोजन के 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। कीथेटर यंत्र क्या है, तो मूत्र, रुके हुए मूत्र को निकालने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कीथेटर यंत्र का। कैथेटर एक्चुअल में बोलेंगे, कैथेटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है अपना रिवीजन का। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का तापमान होना चाहिए। वीर्य का जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखना, कृत्रिम गर्भाधारण करवाना है तो वीर्य का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बछड़े का गर्भाशय में ठीक स्थिति में नहीं होना वो कहा जाता है डिस्ट्रोकिया। क्या कहते हैं, डेस्ट्रोकिया या डिस्ट्रोकिया। इसको डेस की जगह डिस ज्यादा बेटर है, डेस्ट्रोकिया या डिस्ट्रोकिया। फिर बात करें कि मादा पशु को बधियाकरण करना एक विधि का नाम है अंडाशय अपनयन विधि, लेकिन इसके अलावा दूसरे शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। प्रजनन निरोधक कह सकते हैं, शेपिंग विधि भी कहते हैं, शेपिंग भी कह सकते हैं। ये याद रखना, अंडाशय अपनयन, प्रजनन निरोधक, शेपिंग, इन तीनों वर्ड का यूज किया जाता है मादा पशु को बधियाकरण करने में। रिवीजन का 20वां प्रश्न, बधियाकरण की किस विधि में छूत की बीमारी लगने की आकांक्षा रहती है, तो शल्य क्रिया के द्वारा जो किया जाता है चीरा लगाना, जो वृषण पर चीरा लगाते हैं उसमें छूत की बीमारी यानी स्किन की बीमारी हो सकती है वहां पे। राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन, उदयपुर, वल्लभनगर। वल्लभनगर कहाँ आ जाएगा, उदयपुर, वल्लभनगर। याद रखना, राजस्थान का भैंस प्रजनन नस्ल सुधार केंद्र है वो यहाँ पे है। स्वस्थ सांड का वीर्य मादा जन्नांग के गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से डालना क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधारण कहलाता है। क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधारण कहते हैं। और कृत्रिम गर्भाधारण में एक सांड होता है वो 1000 से 2000 गायों को पूरे साल में वो गर्भित कर सकता है। लेकिन अगर यही देसी विधि पूछी जाए तो आपको बताना है कि वो लगभग 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से। नर पशुओं के प्रजनन शक्ति विहीन, यही हमारा टॉपिक था। ये दो ही तो अपने टॉपिक है, कृत्रिम गर्भाधारण और जो एक तो कृत्रिम गर्भाधारण और बंधियाकरण, ये आज का टॉपिक है। यही अपन ने इसको भी कवर किया है साथ में जो प्रश्न है। फिर बात करें 24 नंबर, नर पशुओं को बधियाकरण करने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो तलसुर का। ठीक है, याद रखना, नर पशु की बात कर रहे हैं, तलसुर केमिकल का उपयोग किया जाता है, रसायन का। गिर गाय का पुनः वापिस पढ़ते हैं, हरियाणा गाय, भरतपुर, मेवाती गाय, अलवर,
गिर गाय कहाँ थी, तो अपन बात करें गिर गाय की, बात करें झालावाड़। चौथा था सॉरी हाँ, तीसरा है ये गिर गाय तो झालावाड़। ये तीनों प्रश्न यहाँ कवर कर लिए अपन ने वापिस। फिर बात करें कि ये अपन ने पढ़ा था कि कृत्रिम विधि में एक साल में 1 से 2 हजार गायों को गर्भित कर सकता है। वहीं प्राकृतिक विधि के द्वारा नेचुरली रूप से बोले तो कितना करना है आपको, 50 से 60 गायों को। कृत्रिम रूप से वीर्य को एकत्रित करने के लिए किस यंत्र का, यहाँ पे यंत्र का नाम पूछा गया है। यंत्र है रेक्टो वजाइनल यंत्र। क्या है, रेक्टो वेजाइनल यंत्र है। ठीक है, याद रखना, रेक्टो वेजाइनल यंत्र रहेगा। और इस विधि को रेक्टो वेजाइनल यंत्र कहते हैं गाय और भैंसों के लिए, गाय और भैंसों के लिए रेक्टो वेनाइजर। सुअर में बधियाकरण करने के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि मानी गई है, चीरा विधि। सुअरों में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, चीरा विधि का। सांड के परख करने के लिए जो गुणांक पत्र होता है उसमें कौन सा अंक निर्धारित किया गया है, तो वो अंक 6। सीधा फैक्ट याद कर लेना, 6 अंक। क्या बोलना है आपको, 6 अंक होता है वो सांड के परख के लिए निर्धारित किया गया है। बधियाकरण करने की वैज्ञानिक विधि तो चीरा लगाकर है, वो भी वैज्ञानिक विधि है। बार्डी जो कास्टेटर विधि है वो भी कौन सी वैज्ञानिक विधि है। एलेस स्ट्रेटर विधि है वो भी कौन सी है, वो भी वैज्ञानिक विधि है। फिर बात करें ऊंट में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, तो ऊंट में गर्भकाल की जो ऊँटनी, एक्चुअल में अपन बात करेंगे ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, तो 390 से 410 दिन तक होती है। बकरी में गर्भकाल की अवधि 151 दिन। देखो भेड़ों में और बकरी में लगभग 150 151 दिन बोल सकते हैं। तो इधर हमने पढ़ा कि ऊँटनी में होता है 390 से 410 दिन तक होता है। मुर्गे को बधियाकरण करना क्या कहलाता है, उस विधि का नाम है कैपोनाइजेशन कहते हैं। उस मुर्गे को क्या कहते हैं, तो कैपन कहते हैं। पशु को गर्भित करने की 2 विधियां होती है, एक तो प्राकृतिक विधि होती है जो नेचुरली होती है, एक होती है कृत्रिम गर्भाधान विधि जिसको अपन कृत्रिम विधि कहते हैं। फिर बात करते हैं थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो थार पारकर गाय का देखो भरतपुर में, हरियाणा गाय अलवर में, मेवाती गाय थार कारपर सूरतगढ़ में और गिर गाय झालावाड़ में। फिर बात करें जर्सी, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र बस्सी जर्सी गाय है ना, जर्सी गाय की बात करें तो जर्सी गाय तो ये बस्सी के अंतर्गत है। गाय में गर्भकाल आए तो गाय पे देखो भेड़ के लिए 150 दिन, बकरी के लिए 150 या फिर 51 दिन है, ऊँटनी के लिए 390 से 400 दिन, और चौथा है 280 से 285 दिन तक होता है वो गाय में। मत चक्र होता है वो 21 दिन का होता है भेड़ में, बकरी में और गायों में। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया था, पशुओं की बात चल रही है यहाँ पे, मानव में नहीं है। ठीक है, मानव में कृत्रिम गर्भाधान होता है। यहाँ बात करें डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा। फिर बात करें 41 नंबर, गाय भैंस। ठीक है, कृत्रिम गर्भधारण की विधि है ये। ठीक है, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान में मादा में वीर्य सेचन हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये पूरा प्रश्न है। याद रखना गाय और भैंस में रेक्टोवेजाइनल विधि, यंत्र कौन सा, रेक्टोवेजाइनल यंत्र, विधि कौन सी, रेक्टोवेजाइनल। विशेष रूप से किसकी बात की है, गाय भैंस के लिए। अगर यही विधि कृत्रिम गर्भाधान की विधि भेड़ बकरी में यूज कर रहे हैं तो वेजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, वेजाइनल, देखो रेक्टोवेजाइनल गाय भैंस, भेड़ बकरी वेजाइनल स्पेकुलम। सुअर में इस विधि का उपयोग करेंगे क्या बोलेंगे, कॉर्क स्क्रू पिपेट, कॉर्क स्क्रू पिपेट। तीनों विधियां हो गई, एक रेक्टोवेजाइनल विधि गाय भैंस में, दूसरी वेजाइनल स्पेकुलम विधि ये भेड़ बकरी में, तीसरा है सुअर में कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। तो फिर है राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। भैंस में गर्भकाल 310 दिन, देखो 5 ऑप्शन अपने पास। भेड़ में 150 दिन, बकरी में 151 दिन, ऊँटनी में 390 से 410 दिन हो गया। गाय में कितना हो गया, गाय में 280 से 285 दिन गाय में। मध्य चक्र इन तीनों में सॉरी ऊँटनी को छोड़ देते हैं अपन, गाय भेड़ और बकरी में 21 दिन होता है। पांचवा 310 दिन किस में होता है, वो होता है भैंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है, भैंस के अंतर्गत। फिर बात करें पशु के ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई होती है उसको क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप कहते हैं। नसबंदी क्यूएस सांड को कहते हैं टीजर बुल। ठीक है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। ठीक है, ये स्टीमिंग अप किसके लिए यूज किया गया, तो खिलाई पिलाई के लिए। नसबंदी हुए सांड को क्या कहते हैं, टीजर बुल कहेंगे। क्या बोलेंगे अपन, टीजर बुल। आज की अंतिम स्लाइड, भेड़ में, चलो सॉरी यहाँ पे
एक मिनट, यहाँ पे और क्वेश्चन थे अपने पास में। चलो एक दो क्वेश्चन और है अपने पास में, वो नंबर शायद से ऊपर नीचे हो गया, अपन देख लेंगे उसको। तो यार देख लेते हैं अपन। तो भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या है? तो ये 1 माह है। क्या है? भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या हो जाएगी? तो 1 से 2 माह मान सकते हैं अपन। इसके बाद भेड़ बकरी में बधिया को क्या कहते हैं? तो इलास्ट्रेटर विधि का, एक्चुअल में इलास्ट्रेटर विधि का उपयोग कहते हैं। विधि का नाम पूछा है। किस विधि में वृषण रज्जु को दबाकर अंड ग्रंथि के रक्त संचारकों को काट दिया जाता है? तो बार्डिजो कास्टेटर विधि। और यहां से साथ ही ये अपने एक दो क्वेश्चन आई थिंक ऊपर नीचे हो गए होंगे। यहां से अपन इसको नंबरिंग और देते हैं अपन। जैसे इसको अपन नंबरिंग दे देते हैं 51 नंबर का प्रश्न और इसको 52 नंबर का। तो 2 प्रश्न अपने पास और एक्स्ट्रा आ चुके हैं। राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ है? बस्सी जयपुर में। वीर्य को कितने डिग्री सेल्सियस ठोस पर, ठोस CO2 में सुरक्षित है? देखो तरल नाइट्रोजन, तरल N2 नाइट्रोजन की बात करें अपन, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन की बात करें थे तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। यहाँ पे पूछा गया है सॉलिड CO2, और सॉलिड CO2 में हमें दिया गया मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है -79 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात की गई है। तो राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन बस्सी जयपुर में। वीर्य को अगर ठोस CO2 में सुरक्षित करना है तो -79 डिग्री सेल्सियस, वही लिक्विड नाइट्रोजन में करना है तो 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो साथियों इस प्रकार हमने जो कृत्रिम गर्भधारण और बधियाकरण इस टॉपिक से जो अपने 50 प्रश्नों को लेकर आए थे, लेकिन 2 प्रश्न और अपन ने लिखे थे, तो यहाँ पे 52 प्रश्नों को अपन ने कवर किया है। तो साथ ही जितने भी प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, जितने भी बुक में दे रखे थे और भी अदर चीजें से बन, जिसे MCQ से बन सकते थे, उन सारों प्रश्नों को कवर किया है यहाँ पे। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें आपको, ताकि थोड़ा यूँ लगता है कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, पता चलेगा आगे और बेहतर काम करने का। तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।